नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीओके में हुए चुनाव को भारत ने किया खारिज। कहा अवैध कब्जे को छिपाने की कोशिश में लगा है पाकिस्तान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पहले ब्रह्मोस अब राफेल का डबल शिकंजा, चीन को जवाब देने के लिए 3 तरफ से घेराबंदी। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरक्षण को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला और दी बड़ी खुशखबरी। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि बादल फटने की घटनाओं के बीच दिल्ली एनसीआर समेत इन सभी राज्यों के लिए आईएमडी ने जताई है ये संभावना। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर कई योजनाओं की कर दी है शुरुआत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पीओके में हुए चुनावों को भारत ने किया खारिज। कहा अवैध कब्जे को छिपाने की कोशिश में लगा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हाल ही में हुए चुनावों को गैरकानूनी करार दिया है। भारत ने कहा है कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और किसी तरह का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय क्षेत्र में हुए तथाकथित चुनाव पाकिस्तान का गैरकानूनी कब्जा है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और इन क्षेत्रों में उसके द्वारा किए गए बदलावों को छिपाने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। बागची ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के इस नकली अभ्यास को अस्वीकार करते हुए पाक अधिकारियों के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कवायद न तो पाक द्वारा अवैध कब्जे को छिपा सकती है और न ही मानव अधिकारों के उल्लंघन, शोषण और कब्जे वाले क्षेत्रों में लोगों को स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान का इन भारतीय क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को खाली करने का आह्वान करते हैं। बागची ने पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के संदर्भ देने को लेकर कहा कि भारत इस तरह के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के किसी भी संदर्भ को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से रहे हैं और रहेंगे। प्रवक्ता ने आगे कहा कि संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का भी उल्लेख किया गया है। हमने चीन और पाकिस्तान को लगातार बताया है कि तथाकथित सीपीईसी भारत के क्षेत्र में है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। बागची ने कहा पाकिस्तान या अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में यथास्थिति को बदलने के लिए और साथ ही पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्रों में कोई भी भौतिक परिवर्तन लाने का कोई भी प्रयास गैरकानूनी है। हम संबंधित पक्षों से इस तरह की कार्रवाई को रोकने का आह्वान करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पहले ब्रह्मोस अब राफेल का डबल शिकंजा, चीन को जवाब देने के लिए 3 तरफ से घेराबंदी। जी हां दोस्तों, लद्दाख से लेकर उत्तर पूर्व तक चीन भारतीय सीमा पर लगातार चुनौती दे रहा है। ऐसे में भारतीय सेना ने उसे तीनों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के बाद पश्चिम बंगाल के हाशिमारा वायुसेना स्टेशन पर राफेल फाइटर जेट की तैनाती कर दी गई है। उधर कारगिल में ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती पहले से है। नौसेना के नए एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत और मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम में ब्रह्मोस और ब्राक मिसाइलें तैनात की जाएंगी। यानी चीन के जमीन, हवा और पानी तीनों तरफ से घेरने की तैयारी में जुटा है। भारत सबसे पहले बात करते हैं राफेल फाइटर जेट को हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात करने से क्या फायदा होगा। अंबाला में तैनात राफेल फाइटर जेट के स्क्वाड्रन से चीन से सटी लद्दाख की सीमाओं और पाकिस्तान की सीमाओं की निगरानी हो सकेगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर बचाव के लिए हमला भी किया जा सकता है या फिर घुसपैठ रोकने के लिए रणनीतिक तौर पर डराया भी जा सकता है। इससे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर दुश्मन किसी भी तरह की हिमाकत करने से डरेगा। हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पश्चिम बंगाल में भारतीय वायुसेना का सबसे जरूरी बेस है। यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर स्थित है। साथ ही चुम्बी वैली से नजदीक है। चुम्बी वैली सिक्किम, भूटान और चीन का ट्राई जंक्शन है। यानी यहाँ पर राफेल के तैनाती से पूर्व उत्तर पूर्व में चीन की हर नापाक हरकत पर भारतीय वायुसेना नजर रख सकेगी। राफेल की मल्टी रोल कॉम्बैट प्रणाली उसे ऐसे दुर्गम इलाकों में भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। इसके अलावा असम के तेजपुर और छाबुआ में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट भी तैनात हैं। राफेल और सुखोई अगर एक साथ आसमान में उड़ जाएं तो दुश्मन की हालत खराब हो जाती है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है, जबकि चीन के स्वदेशी फाइटर जेट J-20 का 3400 किलोमीटर है। यानी हमारा लड़ाकू विमान 300 किलोमीटर ज्यादा उड़ सकता है। यानी अपने बेस स्टेशन से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है उसे कॉम्बैट रेडियस कहते हैं। राफेल में 3 तरह की मिसाइल लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाला स्कैल्प मिसाइल, तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। मिटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर, स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि हैमर का उपयोग कम दूरी के लिए किया जाता है। ये मिसाइल आसमान से जमीन पर वार कारगर साबित होती हैं। जबकि चीन के J-20 जेट में सिर्फ 2 प्रकार की मिसाइल लग सकती हैं।
PL-15 जो 300 किलोमीटर हमला करती है, दूसरी PL-21 जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। राफेल 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से हवा में सीधी उड़ान भर सकता है, जबकि चीन का J-20 जेट 304 मीटर प्रति सेकंड से चीन के J-20 फाइटर जेट की स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि भारतीय राफेल की गति 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से दोगुनी स्पीड। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। यह पहाड़ों पर कम जगह से उतर सकता है, इस समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर उतार सकते हैं। राफेल चारों तरफ निगरानी रखने में सक्षम है, इसका टारगेट अचूक होगा, जबकि चीन का J-20 इन सुविधाओं से विहीन है। असल में चीन के पास हिमालय के पहाड़ों में तेजी से हमला करने और उड़ने वाले फाइटर जेट। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मेडिकल कोर्सेज में OBC को 27%, EWS को 10% आरक्षण, मोदी सरकार फैसला। जी हां दोस्तों, मेडिकल की पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए अहम आदेश जारी किया गया है। इसमें अन्य पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने का ऐलान हुआ है। इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स के लिए OBC को 27% और EWS कोटे वाले को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। इसका फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान से लिया जा सकेगा। केंद्र के संस्थानों में यह पहले से लागू है। यह स्कीम 2021-22 के सत्र से शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक करीब 5550 छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। इससे हर साल 1500 OBC 2500 OBC छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन में फायदा होगा। वहीं हर साल MBBS में 550 EWS और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1000 EWS छात्रों को फायदा होगा। बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में मौजूद कुल सीटों में से UG की 15% और PG की 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। 2007 तक AIQ के तहत कोई कोटा नहीं था, लेकिन फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने SC को 15% और ST के लिए 7.5% के आरक्षण का निर्देश दिया था। 2007 में जब केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम लागू किया गया तो OBC को भी 27% का लाभ मिलने लगा, लेकिन लाभ फिलहाल तक केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि में लागू था। इसे स्टेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में लागू नहीं किया गया था। अब OBC छात्रों को यह लाभ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बादल फटने की घटनाओं के बीच दिल्ली NCR समेत इन सभी राज्यों के लिए IMD ने जताई ये संभावना। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने जैसी घटनाओं के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली NCR और उससे सटे राज्यों के लिए अगले कुछ घंटों तक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक इन सभी जगहों पर गरज के साथ रिमझिम बौछारें गिर सकती हैं और हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। यही नहीं, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के कुछ हिस्सों में मानसून की गतिविधि बढ़ने और भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली NCR समेत आसपास के लगभग सभी राज्यों में अगले कुछ घंटों तक बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक इन सभी जगहों पर गरज के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इसके मुताबिक पूरी दिल्ली और आसपास के इलाकों जैसे कि हरियाणा के फरीदाबाद, बल्लभगढ़, महेंद्रगढ़, नारनौल, कोशी, चरखी दादरी, झज्जर, नूह, सोहना, भिवानी, गोहना, रोहतक, मेहम, जिंद, गुरुग्राम, मानेसर, सिवानी, लोहारू और पलवल में बारिश हो सकती है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक के लिए जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में व्यापक और कुछ जगहों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक अभी इन क्षेत्रों में मानसून की गतिविधि बनी रहेगी। इसके अलावा अगले 5 दिनों में ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी मानसून की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी ने नई शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर कई योजनाएं शुरू की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित किया। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इस शिक्षा नीति ने 34 साल पुराने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों को सुधारों का रास्ता दिखाना है। PM मोदी ने नई शिक्षा नीति के 1 साल होने पर कई योजनाएं लॉन्च की। PM मोदी ने कहा, बीते 1 वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कई फैसले लिए गए। 1 साल पूरा होने पर मुझे कई योजनाओं को शुरू करने का मौका मिला है। ये नई योजनाएं नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर सभी देशवासियों और विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं। बीते 1 वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार बनाकर अनेक बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्षगांठ के कार्यक्रम में PM मोदी कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला और राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच, जो NEP 2020 के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से हैं को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ भी किया, जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास का विकल्प प्रदान करेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई अन्य पहलों में ग्रेड 1 के छात्रों के लिए 3 महीने का नाटक आधारित स्कूल तैयार मॉड्यूल, विद्या प्रवेश, माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किए गए एकीकृत कार्यक्रम निष्ठा 2.0, सफल
CBSE स्कूलों में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा और पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित एक वेबसाइट भी शामिल है। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का पूर्ण रूप से विकास और उन्हें विश्व स्तर पर सशक्त बनाना है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दी गई है। इस नीति में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पिछले साल 29 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने यूपी के सांसदों को सौंपी चुनाव की जिम्मेदारी, नए केंद्रीय मंत्री निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार देर रात ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के 39 सांसदों के साथ बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने बैठक की। इस बैठक के जरिए बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बीजेपी ने केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के बनाए गए नए मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के निर्देश दिए हैं। इस यात्रा के तहत जिन मंत्रियों का सांसद से परिचय नहीं हो पाया था, वो अब 16, 17 और 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री खुली जीप में सफर करेंगे और अपने गृह जनपद में जाने से पहले आसपास की 4 लोकसभा सीटों में स्थानीय लोगों के साथ संवाद करेंगे। दरअसल बीजेपी चाहती है कि जिस समाज में केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, उनके बीच अपने नेता को लेकर संदेश जाना चाहिए। साथ ही चुनावी दृष्टिकोण से जनता से सीधा संवाद करके केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाया जा सके। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए JP नड्डा ने कहा कि आगामी चुनाव में सांसदों की सबसे ज्यादा सहभागिता होनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने सांसदों को कहा कि किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, उन्हें किसानों के बीच में बताएं, उन तक पहुंचाएं और सांसद ज्यादा से ज्यादा अपने इलाकों में एक्टिव हों। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, प्राइवेट जॉब हो या सरकारी, सबको मिलेगा तोहफा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से देश में लेबर कोड के नियमों को लागू करने की तैयारी में है। इस कानून को लागू होते ही कर्मचारियों के टेक होम सैलरी और PF स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा। बदलाव से कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट जाएगी, जबकि भविष्य निधि यानी PF में ज्यादा पैसा जमा होने लगेगा। दरअसल केंद्र सरकार चारों श्रम कानूनों को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। पहले 1 जुलाई से ही लेबर कोड के नियमों को लागू करने का प्लान था, लेकिन राज्य सरकारें तैयार नहीं थी। इन 4 संहिताओं के तहत केंद्र और राज्य दोनों को ही इन नियमों को अधिसूचित करना होगा, तभी संबंधित राज्यों में ये कानून अस्तित्व में आएंगे। श्रम कानूनों के लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में कई बदलाव होने वाले हैं। नए कानून से कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीके में उल्लेखनीय बदलाव आएगा। श्रम मंत्रालय औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कार्य स्थिति को लेकर नया नियम लागू करने की तैयारी में है। 4 श्रम संहिताओं के तहत 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को सुसंगत किया जा सकेगा। बदलाव के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से बढ़कर 21,000 रुपए हो सकती है। लेबर यूनियन की मांग रही है कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका वेतन बढ़ जाएगा। नई वेतन संहिता के तहत भत्तों को 50% पर सीमित रखा जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के कुल वेतन का 50% मूल वेतन होगा। भविष्य निधि की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल रहता है। अभी नियोक्ता वेतन को कई तरह के भत्तों में बांट देते हैं। इससे मूल वेतन कम रहता है, जिससे भविष्य निधि और आयकर में योगदान भी नीचे रहता है। नई वेतन संहिता में भविष्य निधि योगदान कुल वेतन के 50% के हिसाब से तय किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और अमेरिका के रिश्तों से अहम दुनिया में बहुत कम चीजें, बोले US विदेश मंत्री। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते संबंधों की बानगी बुधवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में मुलाकात के दौरान देखने को मिली। अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीति, कोरोना संकट और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर इस दौरान बात हुई। इस मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया में इतने अहम कुछ ही रिश्ते होंगे जितने अमेरिका और भारत के हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुख्य लोकतांत्रिक देशों के तौर पर हम अपने लोगों की आज़ादी, समानता और अवसरों के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते 21वीं सदी और उसके बाद की दुनिया में बदलाव लाएंगे, इसीलिए भारत से रिश्ते अमेरिका की विदेश नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए ब्लिंकन ने कहा
कि भारत और अमेरिका इस संकल्पना के प्रति कटिबद्ध हैं कि उस देश में संघर्ष का कोई सैन्य हल नहीं है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शांतिपूर्ण समाधान हो, जिसके लिए आवश्यक है कि तालिबान एवं अफगान सरकार वार्ता की मेज पर आए। उन्होंने कहा, हमारे बीच इस बात पर दृढ़ सहमति है कि अफगानिस्तान की कोई भी भावी सरकार समावेशी और अफगान लोगों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली हो। अंततः यह अफगान नीति और अफगान स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के स्थायित्व एवं विकास में अहम योगदान दिया है और देता रहेगा। जयशंकर ने कहा कि यह वार्ता ऐसे अहम पड़ाव पर हुई है जब अहम वैश्विक एवं क्षेत्रीय चुनौतियों के प्रभावी निराकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमारी द्विपक्षीय साझेदारी इस स्तर तक बढ़ी है कि यह हमें बड़े मुद्दों से मिलकर निपटने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी स्वाभाविक रूप से खास प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, हमने कोविड से उत्पन्न यात्रा चुनौतियों पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा, हमारी नजर अफगानिस्तान, हिंद प्रशांत और खाड़ी क्षेत्र पर है। अफगानिस्तान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि विश्व स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक एवं स्थिर अफगानिस्तान देखना चाहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का शर्मनाक बयान, तालिबान आतंकियों को बताया आम नागरिक। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी ने अफगानिस्तान में खून की होली खेल रहे तालिबान आतंकियों को आम नागरिक करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में अफगानिस्तान में सब बर्बाद कर दिया। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान में 30 लाख शरणार्थी रहते हैं और पाकिस्तान कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि इन शरणार्थियों में ज्यादातर पश्तून हैं। यह वही जाति समूह है जो अफगानिस्तान में लड़ रहा है। इमरान खान ने पीबीएस को दिए इंटरव्यू में कहा, अब उनके 5 लाख लोगों के शिविर हैं। तालिबान किसी तरह का सैन्य संगठन नहीं है, वे सामान्य नागरिक हैं। अगर इन शिविरों में आम नागरिक हैं तो पाकिस्तान उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकता है? आप उनको शरणार्थी कैसे कह सकते हैं? जब उनसे पाकिस्तान में आतंकियों के सुरक्षित पनाहगार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, कहां पर सुरक्षित पनाहगार हैं? पाकिस्तान में 30 लाख शरणार्थी हैं। वे उसी जाति गुट से आते हैं जिससे तालिबान आते हैं। पाकिस्तान पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वह अफगान सरकार के खिलाफ तालिबान की सैन्य, वित्तीय और खुफिया मदद कर रहा है। इमरान खान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि यह पूरी तरह से अनुचित है। इमरान ने दावा किया कि हजारों की तादाद में पाकिस्तानी लोगों ने अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा दी, वह भी तब जब पाकिस्तान का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 6000 आतंकी अफगान सीमा के अंदर सक्रिय हैं। वे तालिबान की मदद कर रहे हैं। यही नहीं, तालिबान की मदद करने के आरोपों लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में पिछले दिनों आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की जमकर आलोचना की थी। बड़ी बात यह है कि इस दौरान मंच पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी बैठे हुए थे। गनी ने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान को मदद करने के लिए 10,000 जिहादी अफगानिस्तान भेजे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में पेपर उछाले जाने पर स्पीकर ओम बिरला खफा, बोले फिर से हुआ तो लिया जाएगा एक्शन। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। बीते कई दिनों से इस मामले में बहस और जांच की मांग को लेकर संसद नहीं चल पा रही है। बुधवार को संसद में कुछ विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की ओर पेपर उछाले थे। इसको लेकर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि आगे भी हुआ तो वो ऐसा करने वाले सदस्यों पर एक्शन लेंगे। गुरुवार को भी लोकसभा में हंगामा हुआ और कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। कार्रवाई स्थगित करने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन के कुछ सदस्य ऐसी घटनाओं को दोहरा रहे हैं जो संसद के नियमों के मुताबिक नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन हंगामे को लेकर आज स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने अध्यक्ष से सांसदों को निलंबित न करने का आग्रह करते हुए कहा कि सांसद लोगों की चिंता उठा रहे हैं, सरकार विपक्षी सांसदों की नहीं सुन रही है, इसलिए हंगामा हो रहा है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनको आश्वासन दिया कि फिलहाल वो निलंबन जैसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि लोकसभा में कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने स्पीकर पर कागज फेंके। साथ ही उन्होंने स्पीकर, मंत्रियों और यहां तक कि मीडिया गैलरी पर भी कागज फेंके और तख्तियां दिखाई। इसको सत्ता पक्ष ने काफी कड़ा ऐतराज जताया था। लोकसभा स्पीकर की ओर कागज के टुकड़े फेंकने को लेकर गुरजीत सिंह औजला, टीएन प्रताप, मनिकम टैगोर, रवनीत सिंह बिट्टू, हीबी ईडन, ज्योतिमणि सेनीमलाई, सप्तगिरी शंकर, उल्का, वी मैथलिंगम, एएम आरिफ पर निलंबन की कार्रवाई होने की बात कही जा रही थी। हालांकि फिलहाल ऐसे सख्त एक्शन से स्पीकर ने इनकार कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लगातार बढ़ रही पीएम मोदी की लोकप्रियता, ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 7 करोड़ पार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर पीएम मोदी के 7 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसी के साथ ही पीएम मोदी सोशल मीडिया पर फॉलो किए जाने वाले भारतीय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर हैं। मोदी के बाद पोप फ्रांसिस के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर सबसे अधिक 5.3 करोड़ फॉलोअर्स हैं। हालांकि पीएम मोदी से पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम था, जिनका ट्विटर अकाउंट अब बंद कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ट्विटर से जुड़े थे। एक साल के
अंदर ही उनके 1 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। जुलाई 2020 में पीएम के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर पर 2.63 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 1.94 करोड़ फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी अक्सर अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। हर घटनाक्रम पर वह पोस्ट करते रहते हैं। गुरुवार को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर भारत की बाघ संरक्षण रणनीति के बारे में लिखा। भारत की बाघ संरक्षण रणनीति स्थानीय समुदायों को भी शामिल करने का सर्वोच्च महत्व देती है। हम सभी वनस्पतियों और जीवों के साथ सद्भाव में रहने के हमारे सदियों पुराने लोकाचार से भी प्रेरित हैं, जिनके साथ हम अपने महान ग्रह को साझा करते हैं। पीएम मोदी इसके साथ ही दुनिया के सक्रिय नेताओं की लिस्ट में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। अन्य विश्व नेताओं में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा शामिल हैं, जिनके 12.98 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वहीं अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के 3.09 करोड़ फॉलोअर्स तो हैं। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ट्विटर पर काफी मशहूर थे। उनके 8.87 करोड़ फॉलोअर्स थे, लेकिन अब उनका अकाउंट बंद हो चुका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल पर आम आदमी को बड़ी राहत, फटाफट जाने अपने शहर के नए रेट। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज गुरुवार को लगातार 12वें दिन राहत मिली है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में तेल की कीमतें जस की तस बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101.84 रुपए और डीजल 89.87 रुपए है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $74 के आसपास चल रही है। मई के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 42 दिनों में पेट्रोल करीब 11.52 रुपए तक महंगा हो चुका है। बता दें, मई से लेकर जुलाई तक रुक रुक कर ईंधन की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर में बड़ी साजिश रच रहा पाक, ड्रोन हमले के बाद अब सुरक्षा बलों को आ रहे फेक कॉल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले के बाद से ही लगातार सुरक्षा एजेंसियों को फर्जी कॉल्स आना शुरू हो गया है। ये कॉल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की ओर से की जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सुरक्षा बलों को की जा रही इन फर्जी कॉल को लेकर अलर्ट जारी किया है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लगातार इस पर विचार कर रही है कि वे वरिष्ठ अधिकारी बनकर भारतीय सुरक्षा बलों को की जा रही फर्जी कॉल्स की संख्या को बढ़ाएं। ये कॉल अलग अलग नंबरों से आ रहे हैं और इनमें से बेहद कम ही ऐसे हैं जिन्हें ट्रेस किया जा सकता है। खबर के मुताबिक पश्चिमी सेक्टर में ड्रोन के खतरे के बाद अब इस तरह की फर्जी कॉलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है। इससे पहले भी सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह की कॉल की जानकारी दी थी और इस पर एजेंसियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी। अगले महीने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह की फेक कॉल्स को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी ध्यान रखने को कहा गया है कि किसी भी तरह की खुफिया जानकारी लीक ना हो। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 23 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू के कर्नाचक इलाके में एक ड्रोन गिराया था। यह ड्रोन पाकिस्तान से भारत की सीमा में आया था। बीते महीने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास ड्रोन से विस्फोट हुआ था। इसमें पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का हाथ बताया गया था। हालांकि यह विस्फोट तेज नहीं था और इसमें कुछ जवान घायल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के साथ पूर्वी मोर्चे पर भारत का बड़ा कदम, तैनात किए राफेल लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को पूर्वी वायु कमान के तहत हाशीमारा के वायुसेना स्टेशन में राफेल विमान को अपने 101 स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया। पश्चिम बंगाल में हाशीमारा के पास पहले MiG 27 स्क्वाड्रन था, जिसे अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह भूटान से निकटता के कारण भारतीय वायुसेना के संचालन के लिए एक रणनीतिक आधार है। चुम्बी घाटी, जहां भारत, भूटान और चीन के बीच एक त्रिकोणीय जंक्शन है, डोकलाम के करीब है, जहां 2017 में गतिरोध हुआ था। तीनों देशों के लिए त्रिकोणीय जंक्शन चिंता का विषय रहा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की क्षमता को मजबूत करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए हाशीमारा में राफेल को शामिल करने की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है। वह क्षेत्र में चीन से खतरे की बात कर रहे थे। भारत और चीन पिछले 1.5 साल से सीमा विवाद में उलझे हुए हैं और तनाव कम करने और मुद्दे को सुलझाने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। 101 स्क्वाड्रन के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए जिसे फॉल्कन्स ऑफ चंब एंड अखनूर की उपाधि दी गई है। भदौरिया ने वायु योद्धाओं से अपने उत्साह और प्रतिबद्धता को नए शामिल किए गए प्लेटफॉर्म की बेजोड़ क्षमता के साथ जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्क्वाड्रन जब भी और जहां भी आवश्यक होगा हावी रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विरोधी हमेशा उनकी उपस्थिति से भयभीत रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी आज करेंगे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े ऐलान। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल का 1 साल पूरा। जी हां दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 29 जुलाई को देश भर के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे, जिसमें शिक्षक, छात्र और अभिभावक सभी शामिल
शामिल होंगे। इस मौके पर वे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े ऐलान भी करेंगे। इनमें सबसे अहम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम व स्थानीय भाषाओं में इंजीनियरिंग कोर्स का शुभारंभ शामिल है। खास बात यह है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में पढ़ाई बीच में छोड़ना भी अब बेकार नहीं जाएगा, बल्कि क्रेडिट के रूप में जमा रहेगा। जब भी चाहेंगे उसे वहीं से शुरू कर सकेंगे या फिर नए कोर्स को दाखिल में उसका लाभ मिल जाएगा। छात्रों के लिए यह रोचक स्कीम होगी। पीएम मोदी इस मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1 साल के भीतर उठाए गए कदमों की भी जानकारी देंगे। साथ ही नीति को आगे बढ़ाने का रोड मैप भी पेश करेंगे। पीएम इसके साथ ही उच्च शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाने और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने पर भी अपनी राय देंगे। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक पीएम इस मौके पर और भी जिन पहलों को शुरू करने का ऐलान करेंगे, उनमें स्कूलों में पहली ग्रेड के छात्रों के लिए 3 महीने का नाटक आधारित मॉड्यूल, शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ा सफल कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की भी जानकारी देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में बनाई रणनीति, सांसदों को बताया मिशन 2022 के लिए क्या करना होगा। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत का परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही कमर कस ली है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने अपने सांसदों को जीत का मंत्र दे दिया है और उत्तर प्रदेश में उनकी भूमिका के बारे में भी बता दिया है। भाजपा नेतृत्व ने सांसदों से न केवल गाँव-गाँव जाकर यात्रा निकालने को कहा, बल्कि इलाके में टीकाकरण भी सुनिश्चित करने को कहा।